दबाव बनाया। आपने कई जगह देखा भी होगा कि जो बच्चे करना चाहते हैं माँ बाप करना ही नहीं देना चाहते उसको, आस पड़ोस वाले के दबाव में आके नहीं मेरा बेटा ऐसे करेगा, मेरा बेटा वैसे करेगा, तो खोपड़ी उड़ जाती है बच्चों की। तो ये नए लोग बोल रहे हैं पुराने लोगों को कि आपका नाम हर जगह चलेगा, पर आप हमें तो मौका दो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हर चीज है ऐसा वैसा सब कुछ समझा लिया, लेकिन फिर भी वृद्ध लोग नहीं मान रहे। इन सभी को 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है पीढ़ियां और गिट्टियां। ये पीढ़ियां और गिट्टियां क्या होता है, इस चैप्टर को जो समरी है वो मैं आप लोग को 5 मिनट के अंदर अंदर में जल्दी जल्दी खत्म करा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर की कहानी है क्या और क्या बोला जा रहा है। इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई जी हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इस चैप्टर को लिख रहे हैं, यानी इस कहानी को लिखा है इन्होंने हरिशंकर परसाई जी ने। तो क्या है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही मैं इस चैप्टर के अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को समरी बता देता हूँ कि आखिरकार है क्या समरी, ठीक है ना। देखिए बोला यार पीढ़ियां और अगर इजी वे में मैं आप लोग को समझाऊं तो यहाँ पीढ़ियां और गिट्टियां, गिट्टियां सबको पता है, या तो कंचे हो गए या गिट्टियां हो गई जो जिसे एक दूसरे को फेंक के मारते हैं सब वो। तो यहाँ पर पीढ़ियां मतलब 2 पीढ़ी की बात हो रही है, एक बूढ़े लोग और एक नौजवान जो हैं, 2 पीढ़ी की बात चल रही है। और गिट्टियां का मतलब हो गया कि एक तरीके से यहाँ जो जैसे एक दूसरे को जैसे बचपन में क्या होता था कि अगर हम कंचे खेलते हैं, गिट्टी खेलते हैं, तो हम अपने पास ही रखते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, होता है ना, ये सब दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम है, जो पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी है, वो कोशिश ये कर रही है कि जो नई पीढ़ी है उसको कुछ भी ना दें अपना, ठीक है, सब कुछ हड़प के रख लें। तो उन्हीं दोनों के बीच में ये द्वंद्व चलने वाला है। बोला जा रहा है हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बेहद मारक और प्रासंगिक व्यंग रचना है। इस पाठ में लेखक ने समाज विशेषकर साहित्य जगत में पुरानी पीढ़ी, याद रखना पुरानी वाली पीढ़ी जो बूढ़ी हो गई है, और नई पीढ़ी के बीच होने वाले द्वंद्व यानी कि आपसी रंजिश, लड़ाइयां और टकराव को रेखांकित किया है। लेखक ने गिट्टियों का मतलब समझ में आ गया क्या, कंचे हो गए या पत्थर हो गए, को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। जिस तरह बच्चे खेल में अपनी गिट्टियों यानी कंचे हो गए, पत्थर हो गए को समेट कर बैठ जाते हैं, बोलते हैं मैं नहीं दूंगा किसी और को। आपने जाना देखा भी होगा, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट बॉल लेके भाग जाएंगे, अगर आपका हुआ तो आप आउट नहीं मानते, ज्यादा उसमें ईगो दिखाते हैं ना। ऐसे ही क्या है, ये जब हम बचपन में कंचे खेलते थे और आउट हो गया या कुछ भी हो गया तो लेकर भाग जाते थे अगर हमारा है तो वही सेम चीज यहाँ पे भी चल रही है, किसी दूसरे को नहीं छूने देते। ठीक उसी प्रकार पुरानी जो पीढ़ी है कि लोग अपने जीवन की पुरानी उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल की हैं, पद, मान सम्मान और कुर्सियों, याद रखना कुर्सी यानी जो जिस पे बैठते हैं, कुर्सी यानी पद, जो भी हो गया वो उसको कसकर पकड़े बैठे हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और वे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहते। बोल रहे हैं कि हम अगर ये नई वाली जो पीढ़ी है अगर ये हमारी जगह बैठ जाएगी तो क्या होगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें ले जाएंगे, हड़प जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब खूब बोल रहे हैं कि नई पीढ़ी केवल उनकी सेवा करे, ये चाह रहे हैं बूढ़े लोग कि नई वाली पीढ़ी केवल हमारी सेवा करे। तो नई पीढ़ी ऐसा चाहती नहीं है, नई पीढ़ी हमेशा क्या चाहती है, कुछ नया करके दिखाना चाहती है। तो उनकी प्रशंसा के गीत गाए और उनके स्मरण सुने, यानी उनकी बातें सुने। परसाई जी ने, ये कौन परसाई, तो बोले हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी ने इस सोच पर गहरा कटाक्ष किया और अपनी बात रखी। वृद्ध लोग खुद को हमेशा ज्ञान का सागर, क्या बच्चे जो है, जो नव पीढ़ी है, क्या वो ज्ञान का सागर नहीं है? जब आप उनको मौका ही नहीं दोगे आगे बढ़ने का, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। और युवाओं को दिशाहीन समझते हैं, और यह पाठ युवाओं को अपने अधिकारों के लिए सजग रहने और पुरानी पीढ़ी को समय के साथ बदलाव स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। यानी वो पुरानी पीढ़ी को बदलाव, ये बोल रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। साफ साफ इस चैप्टर के अंदर ये बोला गया है कि जो नई पीढ़ी है उनको भी जगह दो, जो पुरानी पीढ़ी है वो अपना पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो नई वाली पीढ़ी है वो अलग रहे, वो केवल हमारी सेवा करे, है ना। और जो नई पीढ़ी है वो चाह रहे हैं बूढ़े लोग हटें और हमें भी अपनी जगह बैठने दो। तो गिट्टियों का यहाँ मतलब हो गया, गिट्टियों का क्या मतलब हो गया कि बचपन में जब हम गेम वगैरह खेला करते थे तो जब कंचे या गिट्टी सब कुछ अपने पास समेट कर रख लेते थे, हम किसी को नहीं देंगे। तो वही वाला सीन चल रहा है कि जो पुरानी पीढ़ी है, 2 पीढ़ी की बात चली, जो पुरानी पीढ़ी है
वो अपनी सारी चीजें अपने पास रखना चाहती है, नई पीढ़ी को कुछ भी नहीं देना चाहती है। तो आई थिंक सबको समरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस चैप्टर की जो हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, व्यंग किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। बोले यार व्यंग किसे कहते हैं? पीढ़ियां और गिट्टियां एक व्यंग रचना है, सिद्ध कीजिए। कैसे व्यंग रचना क्यों बोली जा रही वो देखिए। व्यंग साहित्य क्या होता है पहले तो आप वो जानिए, ध्यान सुन लेना, एक ही बार में समझाऊंगा। व्यंग साहित्य वह विधा है जिसमें समाज में व्याप्त विसंगतियों, कुरीतियों, पाखंडों और मानवीय कमजोरियों पर इस तरह चोट की जाती है कि पढ़ने वाले को हंसी भी आए और वह उस विषय पर सोचने के लिए मजबूर भी हो जाए। व्यंग का मुख्य उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है बल्कि समाज में सुधार लाना होता है। तो व्यंग क्या होता है समझ में आ गया? व्यंग का अर्थ है यह वह साहित्य है, साहित्य की वह विधा है जिसमें समाज में व्याप्त यानी समाज के अंदर मौजूद कुरीतियां, प्रथाएं, जो विसंगतियां है गई, पाखंड हो गए, है ना, और जो मानवीय कमजोरियां हैं उस पर सोच विचार करके व्यंग लिखना यानी उस पर कविताएं लिखना ताकि लोगों को हंसी भी आए पर और हाँ साथ साथ लोगों की सोच पर भी असर पड़े। उसी चीज को क्या कहा जाता है? व्यंग कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है पीढ़ियों और गिट्टियों को एक उत्कृष्ट व्यंग रचना सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बिंदु देखे जा सकते हैं। यानी ये जो व्यंग है पीढ़ियां और गिट्टियां ये इतना खास कैसे बन गया वो अब हम जानने वाले। देखिए सबसे पहला क्या बोला, प्रतीकात्मक चोट, यानी लेखक ने गिट्टियों के माध्यम से वृद्ध साहित्यकारों और समाज के कर्णधारों की पद लोलुपता, कुर्सी से चिपके रहने की आदत पर गहरा कटाक्ष किया है। यानी साफ साफ यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो अपना पद नहीं छोड़ रही है और अपने पद को नहीं छोड़ने का एक प्रतीकात्मक रूप गिट्टियों से लगाया गया है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो अपने पास अपना सारा कुछ जो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, सब अपने पास समेट के रखना चाहती, नई पीढ़ी को कुछ भी नहीं देना चाहती। तो ये प्रतीकात्मक चोट दे रहे हैं उनको। विसंगतियों का प्रकटीकरण यानी विसंगतियों का मतलब इसमें दिखाया गया है कि कैसे वृद्ध लोग युवाओं के विकास की बातें तो करते हैं, बोल रहे हैं वृद्ध लोग कि हम युवाओं की बातें करते हैं, युवा लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे लेकिन कुछ देना नहीं चाहते हैं। बहुत गलत बात हो रही है वृद्ध लोगों की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्हें आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं देना चाहते। कौन लोग? तो वृद्ध लोग। समझ में आ गई बात? ठीक है। और है हास्य और तीखापन, इसमें हंसी भी आ रही है और कुछ गुस्सा भी आ रहा है। क्यों बूढ़े लोग नहीं देना चाहते नई पीढ़ी को? हम देखिए तो पाठ में चूर्ण खाने, याद रखना बूढ़े लोग चूर्ण खाते हैं, उनका हाजमा ठीक नहीं रहता। तो बताओ जरा पद छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अब आराम से आप लोग बैठो, भजन कीर्तन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, कि अभी भी उसी पद पर चिपके रहोगे क्या? लेकर जाओगे क्या वो पद? तो भाई नए लोगों को भी तो आने का मौका दो। तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, संस्मरण सुनाने और खुद को देवता, याद रखना वृद्ध लोग अपने आप को देवता समझने जैसी स्थितियों का वर्णन अत्यंत हास्यप्रद जो है और तीखा है। यानी कि इसमें उनको देवता बनाया जा रहा है कि बूढ़े लोग मंदिर में बैठे भजन कीर्तन करें और देवता की तरह रहे, हम लोग आएंगे उनकी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। तो इस कहानी के अंदर ना थोड़ी हंसी भी आती है और जो मेन बोला गया है वो यही चीज है कि बूढ़े लोगों को अपना पद छोड़ना चाहिए ताकि नए लोगों को भी आने का मौका मिले, पर वो छोड़ना नहीं चाह रहे। तो वही पद को जो उनकी जो जितनी भी सारी चीजें जिसको छोड़ना नहीं चाह रहे उसी को प्रतीकात्मक रूप में गिट्टियों के रूप में दिखाया गया है। तो अत्यंत हास्यप्रद यानी हंसी और तीखा है दिखता है उसमें, जो व्यंग की मुख्य विशेषता है। यही इस व्यंग की मुख्य विशेषता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पीढ़ियां और गिट्टियां। गिट्टियां समझ में आ गई ना? गिट्टी असली वाले पत्थर की बात नहीं हो रही है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है अब तो आपको पता चल रहा होगा ना। तो पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देना चाहते? पहले ये देख लेते हैं कि नई पीढ़ी की आकांक्षाएं क्या है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से केवल इतना चाहती है कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिले, कि बूढ़े लोग हटें और हमें स्वतंत्रता पूर्वक उस पर काम करने का मौका दें, क्योंकि बूढ़े लोग हट ही नहीं रहे, बेचारे नौजवान क्या करें अब। तो वही दिक्कत आ रही है। उनके विचारों का सम्मान किया जाए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य,
राजनीति, समाज में उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिया जाए। पर कौन नहीं छोड़ रहे? ये बुजुर्ग लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा पुरानी पीढ़ी जो है यहाँ बहुत अकड़ू है। युवा चाहते हैं कि बुजुर्ग उनका मार्गदर्शन करें, ना कि उनके मार्ग का रोड़ा बने, ना कि उनको रोकें। तो वही है, पुरानी पीढ़ी द्वारा रोकने के कारण, पुरानी पीढ़ी क्यों रोकना चाहती है नई पीढ़ी को, वो देखिए जरा। तो बोला जा रहा है असुरक्षा की भावना। पुरानी पीढ़ी को लगता है कि ये नई पीढ़ी वाले हमारी जगह ले लेंगे और हमें घर से भगा देंगे। तो ये चीज नहीं होगी। देखो ऐसा नहीं कि सारी एक जैसे होते हैं, नई पीढ़ी में भी बहुत से समझदार लोग हैं। पुरानी पीढ़ी को डर लग रहा है, डर रहता है कि यदि नई पीढ़ी आगे आ गई तो उनका खुद का वर्चस्व यानी दबदबा, मान सम्मान और प्रभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। समझ में आ रहा है ना? पुरानी पीढ़ी द्वारा रोकने के कारण क्या है? तो वही। तीसरा अहंकार और सत्ता का मोह। मतलब बूढ़े लोगों को अहंकार हो गया है, वो सत्ता ही नहीं छोड़ना चाहते, मोह हो गया है। बताओ क्या लेकर जाने वाले हैं क्या ऊपर कुछ भी? बताओ जरा, नई पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं बुजुर्ग। तो बुजुर्गों में यह अहंकार होता है कि सारा ज्ञान और अनुभव केवल उन्हीं के पास है। वे अपनी गिट्टियों मतलब जो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, संपत्ति है, टिंचिक जितनी भी चीजें हैं, पुरानी उपलब्धियों और पदों को बोला जा रहा है गिट्टियां, और को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर पूछेगा गिट्टियां क्या हैं, तो एक शब्द में बोले तो पुरानी उपलब्धियां और पद, उसी को गिट्टी बोला गया इस चैप्टर में। समझ में आ गया ना? देखिए, रूढ़िवादी सोच। वे नई पीढ़ी के नए विचारों और रूढ़िवादी सोच मतलब वो थोड़ी पुरानी सोच के हैं बूढ़े, इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते, रोक रहे हैं नए लोगों को। तो बोला जा रहा है और आधुनिक दृष्टिकोण को पाना चाहते हैं, और इसीलिए वे उन्हें जो है दिशाहीन कहकर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है कि ये नए पीढ़ी वाले दिशाहीन है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे है वैसे, भगाओ इनको ऐसे। तो इसलिए क्वेश्चन बोला गया नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है। समझ में आ गया? नई पीढ़ी क्या चाहती है और पुरानी पीढ़ी अपना पद क्यों नहीं छोड़ना चाहती, वो बता दिया। ठीक बा, अगर समझ में आ रहा हो तो नाच देना बिल्कुल बाल घुमा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग किया है। देखिए ध्यान सुनना, बोले जा रहा है लेखक ने सभी वृद्धों पर क्या किया है? व्यंग किया है। तो क्या व्यंग किया वो देखिए, लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग किया है, टिप्पणी की है, या खास प्रकार के वृद्धों पर पाठ से उदाहरण देते हुए अपनी बात सिद्ध करिए। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग किया है या खास प्रकार के वृद्धों पर? तो बिल्कुल हाँ, खास प्रकार के वृद्धों पर व्यंग किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग अपना पद ही नहीं छोड़ते, पर होते हैं कुछ बिल्कुल जो कट्टर स्वभाव के होते हैं कि नहीं मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा, मैं हूं बादशाह, ये हूं वो। ऐसा नहीं करना चाहिए बूढ़े लोगों को भी। ठीक है, तो देखिए, लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज के सभी वृद्धों पर सामान्य रूप से व्यंग नहीं किया है, बल्कि कुछ मतलब उन्होंने केवल एक खास प्रकार के वृद्धों यानी बूढ़ों पर व्यंग किया है, जो सत्ता, पद, प्रतिष्ठा के लोभी हैं, लालची हैं। ऐसे होते हैं कई लालची, और समय बीत जाने के बाद भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों पर ये जो है तंज कसते हैं। कौन? हरिशंकर परसाई जी। पाठ के उदाहरण क्या है? तो कैसे बोला गया, देखो, लेखक उन वृद्धों पर कटाक्ष यानी अपनी बात करते हैं जो खुद को निष्क्रिय हो चुके हैं। खुद मतलब किसी काम के नहीं है। किसी काम का मतलब यहाँ क्या है कि वो कोई जैसे नौकरी करना, ये करना, वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नहीं चिपकूंगा मैं उसी में चिपकूंगा, वो मेरा है। तो ऐसे गलत बात होती है। जैसे भोजन से ज्यादा चूर्ण खाते हैं जो लोग, उन्हें निष्क्रिय बोला जा रहा है, यानी वो कोई और काम नहीं कर सकते। लेकिन युवाओं की सक्रियता से जलते हैं, यानी युवा क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हमसे आगे नहीं जाएंगे, हम बूढ़े हैं, हम जवान कैसे हैं, हम तजुर्बे वाले हैं, हम अनुभव वाले हैं, हमने दुनिया देखी है, ये नौजवान क्या दुनिया देखेंगे। भाई ये पुरानी सोच निकालो, और पुराने लोगों में ही ज्यादातर ये जाति वाति ये वो पुरानी अलग ही अलग पता नहीं क्या क्या सोच पड़ी। ऐसा नहीं है, सबको मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ जो आज भी उन्हीं पुरानी सोच में जी रहे हैं, है ना। उन्हीं पे ये हरिशंकर परसाई जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। वे उन वृद्ध साहित्यकारों पर व्यंग करते हैं जो युवाओं को अपनी रचनाएं थोपते हैं, युवाओं पर अपनी रचनाएं थोपते हैं। हर पाठ्य पुस्तक में खुद को शामिल करवाना कि भाई मुझे भी पूछो, मुझे भी पूछो। तुमने देखा भी होगा, सबने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बूढ़े जो हर टाइम अरे मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को क्यों नहीं पूछा। ऐसे आपके फूफा ताऊ भी होंगे कुछ दिमाग चाट जाने वाले, हर चीज में पूछो उन लोग को। देखो, पाठ में एक वृद्ध दूसरे से कहता है कि जहां जहां हम थे, एक वृद्ध बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, जहां जहां हम थे
वहां वहां वे युवा जम गए, यानी कि वो नए लोग आकर जम गए, वो जल रहे हैं आपस में बुड्ढे। तुम्हें बुरा नहीं लगता? बताओ, दूसरों को भी जला रहे हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? यह दिखाता है कि व्यंग केवल उन बुजुर्गों पर है जो ईर्षा, यानी ये जलन करने वाले वृद्ध व्यक्ति बोल रहे हैं, ये ईर्षा और संकीर्णता, यानी सोच बहुत छोटी सी है जिसकी, ना कि उस पर जो पूजनीय और मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है हर बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल ऐसे दूसरों पे अधिकार जमाना, दूसरों के लिए बुरा बोलना, नहीं, बहुत से अच्छे होते हैं, बहुत से दादा दादी सबके अच्छे भी हैं, पर हाँ कुछ हैं जो क्या है, ईर्षा संकीर्णता भरी हुई है उन लोग के अंदर। समझ में आ गया ना? तो लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग किया है या खास प्रकार के? तो बिल्कुल खास प्रकार के, जो बिल्कुल खूसट टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक है? याद रखना, क्या बोला जा रहा है? स्नेहपूर्ण मतलब प्यार से। तो स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण, अगर बूढ़े लोग युवाओं के साथ स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण रखते और युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक यानी पैसे में उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो देखो, पैसे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, संपत्ति को लेकर, इनमें है कि नहीं है? पुराने वाले छोड़ना ही चाह रहे, नए वाले जो है बोल रहे हैं अपनाऊंगा मैं। तो बोला जा रहा है एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए पुरानी, याद रखना, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच सहयोगात्मक, सामंजस्यपूर्ण यानी तालमेल वाला और सम्मानजनक। भाई एक बात बताओ, जब पुरानी पीढ़ी अपना सब कुछ देगी, मान लो आपके दादा हैं, बोल दे नहीं मैं सारा बेच दूंगा, अपने बेटों को कुछ नहीं दूंगा, बल्कि बेटे सच में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर बूढ़े बोले नहीं सारा जो है मैं बेच दूंगा, मैं खा जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, तो बताओ ये गलत बात है कि नहीं है? पुराने लोग अगर ये चीज अपने मन में रखेंगे तो नई वाली पीढ़ी के अंदर ये जो है सोच आनी ही आनी तय है, और वो अलगाव वाली बात आ जाएगी उनके बीच में। अरे बस समझ में, तो वही चीज है, संबंध होना अनिवार्य है और इसे निम्नलिखित रूपों से समझा जा सकता है, जैसे मार्गदर्शन और ऊर्जा का मिलन। जैसे पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव का खजाना होता है और नई पीढ़ी के पास नई ऊर्जा और नए, याद रखना, विचार होते हैं। तो जब पुराना अनुभव और नई पीढ़ी का जो ऊर्जा है अगर वो मिल गया तो पूरा का पूरा तहलका मच जाएगा, देश विकास कर जाएगा। पर यहाँ पुरानी पीढ़ी अपनी पता नहीं किस चीज में चल रही है, जब और नई वाली पीढ़ी, आज ज्यादातर नई वाली पीढ़ी ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया हो गया, नई वाली पीढ़ी आज नशे में घुसे चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या। तो वही बात हो रही है, जब इन दोनों का मिलन होता है तब युवकों का सही मानसिक और भावनात्मक विकास संभव है। उसके बाद स्वतंत्रता और विश्वास, यानी बुजुर्गों को युवाओं की योग्यता पर विश्वास करना चाहिए कि भाई नए लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, पर पुराने वाले सोच ही नहीं रहे कुछ भी। अत्यधिक हस्तक्षेप युवाओं के अस्तित्व आत्मविश्वास को तोड़ देता है। बूढ़े लोग बोल रहे तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नई पीढ़ी की नहीं, तो इसलिए वो छोड़ना पसंद करती है इनको। सहानुभूति और संवाद, यानी दोनों पीढ़ियों के बीच लगातार बातचीत यानी संवाद होना बहुत जरूरी है, और पुरानी पीढ़ी को अपनी उपलब्धियों की, यानी जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको गिट्टिया समेटने के बजाय उन्हें युवाओं को सौंप देना चाहिए, ताकि भौतिक और सामाजिक उन्नति की निरंतरता बनी रहे, ताकि भौतिक और सामाजिक यानी पैसे में भी और सामाजिक रूप से भी नई पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। समझ में आ गया ना? तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना? चलिए, तो हमने जान लिया स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवाओं के मानसिक और भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी की सोच किस तरीके से होनी चाहिए और संबंध कैसा उनके बीच में होना चाहिए। लिखित उक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। इस चैप्टर के अंदर क्यों ये ऐसे शब्द यूज किए गए हैं पहले वो जानेंगे। बोला यार बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, तो बोला जा रहा है वे भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते हैं, तो ऐसी लाइन क्यों बोली गई? तो देखिए, बोला जा रहा है इस उक्ति के माध्यम से लेखक ने वृद्धों की शारीरिक अक्षमता, यानी जो वृद्ध लोग हो गए हैं वो चूरन ज्यादा खाते हैं, मतलब उनका पाचन शक्ति खराब हो चुका है, तो ये चीज, तो वही बोला जा रहा है अक्षमता, और साथ ही उनकी दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। वे को अब कुछ नया करने या पचाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी पुरानी आदतों और पदों पर जबरन काबिज जो है रहना चाहते हैं, यानी पुराने लोग छोड़ना ही नहीं चाहते अपना पद, तो इसलिए ये बोल रहे हैं, ये
अपनी बात रख दी नौजवानों ने। फिर बोल रहे हैं आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। तो ये नए लोग बोल रहे हैं पुराने लोगों को कि आपका नाम हर जगह चलेगा, पर आप हमें तो मौका दो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हर चीज है ऐसा वैसा सब कुछ समझा लिया, लेकिन फिर भी वृद्ध लोग नहीं मान रहे। देखो क्या है, बोला यह पंक्ति शिक्षा और साहित्य जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और गुटबाजी पर करारा प्रहार है। क्योंकि भाई जो देखो कोई नेता है अपने बेटे को लगा दिया, फिर उसने अपने बेटे को लगा दिया, भाई नए लोगों को आने मौका नहीं दोगे क्या तुम? तो वही चीजें हैं, वही बोल रहे हैं कि कैसे स्वार्थी तत्व अयोग्य वृद्धों को खुश करने के लिए जबरन पाठ्यक्रम में शामिल करवाते हैं और अनुचित लाभ कमाते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं, बोल रहे हैं हम आपको वो कर देंगे, शामिल कर देंगे। उसके बाद है आप लोगों की संस्मरण की अवस्था है, यानी आप कुछ भगवान को याद करो, ऐसा करो, और आप लोग आपस में संस्मरण सुनाएंगे ही, यानी आपस में बातचीत करिए, कथा वथा सुनिए, उनका रिकॉर्डिंग होता जाएगा, हम आपकी बातों की रिकॉर्डिंग करेंगे और हम पुस्तक छपवा देंगे। यानी युवा बोल रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे आप लोग के लिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। तो युवा बोल रहे हैं इस तरीके से कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे, पर फिर क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो युवा क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे? तो देखो इसका अर्थ यह है कि बुजुर्ग लोग अब वर्तमान या भविष्य के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं, यानी बुजुर्ग लोग वर्तमान या भविष्य के लिए उपयोगी नहीं रह गए, वे केवल अतीत में जीते हैं। चापलूस लोग उनके इसी अतीत राग संस्मरणों का व्यापारिक उपयोग करने के लिए उन्हें बहलाते फुसलाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करो, एक दूसरे से बातचीत करो, मंदिरों में बैठो, ऐसा करो, है ना, हमें भी आने का मौका दो। फिर है लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं और देवता बने हम मंदिर की कारा यानी जेल में बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है इनका कि जो नौजवान थे उन्होंने बोला था कि आप एक जगह बैठ जाओ, हम आप टाइम टाइम पे आपको खाना खिलाएंगे, पूजा करेंगे आपकी, मतलब इस तरीके से बोला गया। तो बूढ़े लोग ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं कि लड़के बाहर मजा ले रहे होंगे? तो यहाँ वृद्धों की आंतरिक कुंठा, यानी ये परेशान फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ये बूढ़े लोग कि हमें बैठा दिया एक जगह और खुद मौज काट रहे हैं हमारी जगह। तो कुछ होते हैं बूढ़े लोग जो नौजवानों को नहीं देना चाहते कुछ भी। तो वे समाज में पूजनीय या देवता का मुखौटा तो पहने हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे युवाओं की स्वतंत्रता और उनके जीवन के अंदर जीवन के आनंद से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें अपनी ही बनाई प्रतिष्ठा एवं जेल की तरह लगने लगती है। तो वही है, बूढ़े लोग बात कर रहे हैं आपस में कि लड़के देखो कितना मजा कर रहे होंगे और हमें अंदर बैठा दिया, हमें ऐसे कर दिया। तो ये चीजें हैं, ये व्यंग इनके बीच में चल रहा है। फिर एक है तुम बिल्कुल निसत्व हो, बोला जा रहा है तुम बिल्कुल निसत्व हो, तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता कि जहां जहां हम थे वहां वहां वे जम गए। तो कुछ बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये लाइन क्यों बोली गई है, लाइन का मतलब क्या है वो सुनो। इस उक्ति में पुरानी पीढ़ी आपस में बातचीत कर रही है, बूढ़े लोग बात कर रहे हैं कि संकीर्ण यानी छोटी सोच और ईर्ष्यालु यानी जलन वाली मानसिकता दिखाई गई है। एक वृद्ध दूसरे को भड़काता है कि जहां जहां हम थे देखो नौजवान जाके बन गए, हमें जाना चाहिए, कि युवा पीढ़ी उनके स्थानों पर अधिकार कर रही है और तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं आता। तो भड़का रहा है बुढ़ऊ दूसरे बुढ़ऊ को, ठीक है ना, बुढ़ऊ भड़का रहे हैं सब। यह दिखाता है कि वे बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये जल रहे हैं आपस में कि नौजवान कैसे आगे हो रहे हैं, नौजवान को पकड़ो। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब देख लेते हैं आगे, लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये है लास्ट क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू करेंगे। देखिए ध्यान सुन लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस पाठ में साहित्य की पुरानी, याद रखना, इस पाठ में साहित्य की पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है कि पुरानी वाली छोड़ना नहीं चाह रही और नई वाली अपनाना चाह रही है बार बार। ऐसा संघर्ष हम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी देखते हैं। आप अपना कोई ऐसा अनुभव लिखिए जब आपको लगा हो कि बुजुर्गों का अनावश्यक हस्तक्षेप युवकों की स्वतंत्रता और उनके विकास को बाधित करती है। ऐसे कई फील्ड में आपने भी देखा होगा, ये आपसे बोल रहे हैं बताने के लिए कि पुराने वाले हट नहीं चाह रहे, पुराने वाले अपने पद को छोड़ना ही नहीं चाह रहे और नए वाले जो उनको बिल्कुल बेचारे वो कर ही नहीं पा रहे वो काम। तो ऐसे कई जगह आपने देखा भी होगा। क्या है वो देखिए, बोले यार छात्र परीक्षा में इसे अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं, यानी आप खुद लिख सकते हैं।
एक आदर्श उत्तर इस प्रकार है जैसे, हाँ, पीढ़ियों का यह संघर्ष केवल साहित्य तक सीमित नहीं, यानी लिखित किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी, बल्कि ये हमारे परिवारों, राजनीतिक और खेल जैसे हर क्षेत्र में दिखाई देता है। कैसे? वो देखो, अनुभव और उदाहरण के आधार पर। मेरे पड़ोस में एक अत्यंत मेधावी युवक है जो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहता था और अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसके पास नए और बेहतरीन विचार थे, क्योंकि नई पीढ़ी का था, तो एग्जाम्पल के रूप में बता रहे, यही सेम आप भी लिख सकते हो। परंतु उसके परिवार के बुजुर्गों ने पारंपरिक सोच के कारण उस पर जो है अपनी सोच लाद दी। सरकारी नौकरी या पारिवारिक व्यवसाय में बैठने का अत्यधिक दबाव बनाया। आपने कई जगह देखा भी होगा कि जो बच्चे करना चाहते हैं, माँ बाप करना ही नहीं देना चाहते उसको, आस पड़ोस वाले के दबाव में आकर, नहीं मेरा बेटा ऐसे करेगा, मेरा बेटा वैसे करेगा, तो खोपड़ी उड़ जाती है बच्चों की। बुजुर्गों का मानना था कि व्यापार में जोखिम है और नई तकनीक उनके समय जैसी सुरक्षित नहीं है, और उनके इस अनावश्यक हस्तक्षेप और पुरानी सोच के कारण उस युवक को अपनी स्वतंत्रता छोड़नी पड़ी और जो है उसका मानसिक विकास बाधित हुआ। यानी क्या वो अपने मन से कोई काम कर पाएगा लड़का? नहीं। और यह अनुभव सिद्ध करता है कि जब बुजुर्ग समय के साथ नहीं बदलते, तो वे युवाओं के पंख काटने का जो है प्रयास करते हैं। क्योंकि कई लोगों को देखा होगा, कई पुराने लोग अपनी सोच थोपते हैं बच्चों के ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, सबकी अपनी अपनी जो है लाइफ होती है, जिनको भी जीने दिया जाए। सबसे पहला एमसीक्यू है, आप लोग आंसर बताना ढंग से। देखिए, पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ के लेखक कौन है? तो सबको पता होगा, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, कबीरदास, महादेवी वर्मा। तो कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, आगे आंसर कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। दूसरा है, इस पाठ में गिट्टियां किसका प्रतीक है? बच्चों के खेलने के पत्थरों का, और पुरानी पीढ़ी की उपलब्धि और पदों के मोह का, समाज की धन दौलत का, नई पीढ़ी के विचारों का। तो क्या है? पुरानी पीढ़ी की उपलब्धियों और पदों का मोह, क्योंकि पुरानी वाली पीढ़ी छोड़ना ही नहीं चाह रही है। ये आगे बस समझ में, तो ये चीज याद रखना आपको। देखो, पुरानी पीढ़ी और ये हो गया ना, ठीक है। देखो, पुरानी पीढ़ी की उपलब्धियों और पदों के मोह का ये गिट्टियां जो है प्रतीक है। उसके बाद है, लेखक ने मुख्य रूप से किस समस्या पर व्यंग किया है? तो बेरोजगारी पर, पुरानी और नई पीढ़ी के टकराव तथा वृद्धों की पद लोलुपता पर, देश की राजनीति पर तो नहीं हो सकता, केवल बढ़ती उम्र नहीं। तो इसका जो है ये क ख ग घ, यानी ख होगा, यहाँ ग हो गया है, ठीक है ना। तो पुरानी और नई पीढ़ी के टकराव और वृद्धों की पद लोलू। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, यहाँ वृद्ध स्वयं को क्या मानते हैं? तो कैदी, देवता, मार्गदर्शक, सेवक। तो अपने आप को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं, क्योंकि देवता बनाकर ही उनको बैठाया गया था वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यंग विधा की मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताया भी था मैंने, डिफाइन किया था, केवल मनोरंजन का, किसी का मजाक उड़ाकर अपमानित करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज की विसंगतियों पर चोट कर सुधार लाना, ये, और पुरानी कहानियां सुनाना। तो ग होगा इसका आंसर, ठीक है। समाज की विसंगतियों पर चोट कर सुधार लाने के लिए व्यंग किया जाता है। और व्यंग क्या होता है? व्यंग विधा, वो मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है। चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया, आप लोग जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसको पूरा का पूरा मेहनत करूंगा आप लोग के लिए। बस हाँ, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास को बना के रखें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, ऑल का बटन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।